गुड मॉर्निंग बच्चों ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो एक डाउट क्लियरिंग सेशन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं हर क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन लूँगा। आप वीडियो देखें और टेक्स्ट पढ़ें। जो भी आपके प्रश्न हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी बहुत कम छात्राएँ सवाल पूछ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आप क्वेश्चन पूछें ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर पाएँ। तो बच्चों, बीए सेकंड थर्ड सेमेस्टर की जो हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें पिछले दिनों मैंने सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने वायुमंडल की संरचना, उसकी उत्पत्ति और उसके संगठन से जुड़ी हुई कुछ मूल बातें हमने पढ़ी थी। बहुत सारी छात्राओं के प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न मूल रूप से कुछ खास बिंदुओं पर ही हैं। एक छात्रा ने मेरे से पूछा कि सर, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और किस तरह ये वायुमंडल को अपनी ओर खींचे रखता है, पकड़े रखता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स में एक नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ये कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तो वो अल्टीमेटली धरती पर आके ही गिरती है। यानी कोई ऐसी चुंबक है, कोई ऐसी मैग्नेट है जो चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है। हवा पे भी ये नियम लागू होता है और हवा धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, यानी धरती में जो चुंबक है उसके कारण धरती की ओर खिंची आ रही है, खिंची रहती है, चिपकी हुई रहती है। इसका परिणाम ये होता है कि हवा अंतरिक्ष में गुम नहीं होती, अंतरिक्ष में उड़ नहीं जाती। तो इस तरह ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो इस धरती पर सभी चीज़ों पर प्रभाव डालती है, जिसमें हवा पे भी प्रभाव पड़ता है। और हवा जिसके कारण ज़मीन पर टच रहती है, ज़मीन पर जुड़ी हुई रहती है, वायुमंडल धरती से अलग नहीं होता है। इस गुरुत्वाकर्षण का शक्ति के कारण ही वायु का भार है। वायु, मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि वायु की एक गुण है कि वायु का अपना एक भार है। ये भार जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं कम होता जाता है और समुद्र तल पे सबसे अधिक होता है। तो ये जो समुद्र तल पे सबसे अधिक होता है, ये इसी बात का परिणाम है कि हमारी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है। इसी प्रकार एक विशेषता और भी थी हमारे वायुमंडल की, जो किसी छात्र ने पूछा कि सर, कंप्रेशन होना क्या होता है। आप जानते हैं कि नेचर में तीन तरह की चीज़ें मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो गैस होती है उसकी सॉलिड और लिक्विड के अलग एक प्रॉपर्टी मिलती है कि वो कंप्रेस की जा सकती है। कंप्रेस यानी उसको बहुत भार पर अगर दबा के रखा जाए, दबाया जाए तो वो कम जगह में आ जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो उसको यदि हम कंप्रेस करें तो वो कंप्रेसिबल हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम किसी गैस को सिलेंडर में भर देते हैं, तो सिलेंडर में किस तरह भरी जाती है? सिलेंडर में गैस कंप्रेस करके भरी जाती है। छोटे सिलेंडर में काफ़ी बड़ी मात्रा में कंप्रेशन से गैस भरी जाती है। तो इसी तरह हमारे वायुमंडल की भी ये विशेषता मिलती है कि हमारी गैसें जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेशन उनकी विशेषता का एक विशेषता है। हर चीज़ पर यदि हम भार डालते हैं तो वो कुछ ना कुछ मात्रा में कंप्रेस होती है। हमारी वायु के ऊपर, चूँकि वायुमंडल की ऊपरी परतों का नीचे वाली परतों पर बहुत ज़्यादा भार है, जिसके कारण वो कंप्रेस होती रहती है। इसी तरह एक छात्र ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि सर, हमारा जो वायुमंडल है वो नया वायुमंडल किस प्रकार बना है। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी धरती जब बनी तो बहुत गर्म थी और किसी भी गर्म चीज़ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है। जब हम किसी मैग्नेट को भी गर्म करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ हो जाती हैं, जिसके प्रभाव से हमारा जो प्रारंभिक वायुमंडल था, जिसमें मीथेन, आर्गन नाम की बहुत सारी और गैसेस थी, हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में थी, ये हाइड्रोजन और ये गैसें वायुमंडल का जो निर्माण कर रही थी वो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण धरती के साथ रुके नहीं और वो धरती से अलग हो गई। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और ठंडी हो जाने के कारण धीरे धीरे हमारी इस धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और वर्तमान स्तर तक आ गई। जब ये वर्तमान स्तर पे आई
तो परिणाम क्या हुआ कि हमारी धरती में जो बहुत सारे गैसेस अंदर दबी हुई थी, लावा में थी, वो बाहर आने लगी, जिसको हमने डी गैसिंग या आउट गैसिंग कहा। अपने पूरे इसमें चैप्टर में आप पढ़ोगे, बहुत जगह ये लिखा मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं होती रही। आप जानते हैं केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो केमिकल रिएक्शन से विभिन्न तरह की गैसेस निकलती हैं, और जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं बायो प्रोडक्ट्स में बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो वर्तमान में वायुमंडल में आई। धीरे धीरे हमारे इस वायुमंडल में कुछ ऐसे जीव जंतु आ गए, कुछ ऐसे आप कहें कि जैविक पदार्थ आ गए जो बहुत सारी अलग तरह की गैसेस निकालते थे। जैसे पेड़ पौधों के आने से हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रही। पुराने ज़माने में धरती पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, आज तो हमने काफ़ी पेड़ पौधे काट दिए हैं, लेकिन उस ज़माने में यदि हम देखें तो पूरी धरती पर जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, मानव का इतना हस्तक्षेप नहीं था, जिसके कारण बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा था। उसके बाद आदमी आया इस धरती पर, और आदमी ने, आप जानते हैं, बहुत सारी ऐसी नई गैसेस निकाली जो हमारे पहले वायुमंडल में या तो कम मात्रा में थी या थी ही नहीं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। हम बहुत सारे जैविक ईंधन जलाते हैं जिससे बड़ी मात्रा में नई तरह के गैसों का उत्सर्जन होता है, और ये गैसें हमारे वायुमंडल को अलग तरह से निर्माण कर रही हैं। जाहिर सी बात है ये बहुत सारे प्रदूषक भी हैं, लेकिन ये हमारे वायुमंडल के कंपोजिशन को बदल रही हैं। तो इस तरह धीरे धीरे बहुत सारी प्राकृतिक, बहुत सारी मानवीय घटनाओं के कारण हमारे इस नए वायुमंडल का निर्माण हुआ, जिसका कंपोजिशन पुराने वायुमंडल के कंपोजिशन में बिल्कुल अलग है। आप जानते हैं कि अब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, यही हमारी गैसेस का 99% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये नई गैसें जो हैं नए वायुमंडल की देन है, और ये सब अब धरती की स्थिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारे धरती के चारों तरफ है। एक छात्रा ने प्रश्न पूछा कि सर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ मिलता है? तो बच्चों, जैसा कि नियम है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, हर 300 मीटर ऊपर जाने पर 34 MB कम हो जाता है वायुदाब। इसको हम और विस्तार पूर्वक अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बिल्कुल सहज सिंपल सी बात, कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारा जो वायु भार है, एयर प्रेशर है, वो कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर जो है सबसे निचली जगह पे मिलेगा, समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा मिलता है। मैंने आपको बताया कि 13.25 MB ये जो प्रेशर है ये समुद्र तल पे मिलता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और कम होता है, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं और कम होता है, उससे और ऊपर जाते हैं तो और कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वायु भार है निचले वायुमंडल में, यानी समुद्र तल पे मिलता है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी आया कि सर जलवाष्प क्या होता है और कितनी % मात्रा में मिलता है? बच्चों, आप देखें कि हमारी वायुमंडल में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों कंपोजिशन में मिलती हैं, तीनों चीज़ें मिलती हैं। यहाँ गैसेस हमने देख ली, हमने सॉलिड्स देख लिए। यदि हम वाटर वेपर्स की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारी धरती पर सूर्य की गर्मी के कारण जलाशयों से बड़ी मात्रा में पानी उड़ रहा है। इसी तरह पेड़ पौधों से ट्रांसपीरेशन हो रहा है और बड़ी मात्रा में पानी उड़ रहा है। ये जो पानी उड़ के कहाँ जाता है, ये हमारे वायुमंडल में आ जाता है। इसी को हम जलवाष्प कहते हैं, और ये जलवाष्प जलवायु और मौसम में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। न केवल इसके कारण वर्षा होती है, बल्कि आप आगे चैप्टर्स में देखेंगे कि इसके कारण चक्रवातों को भी शक्ति मिलती है और धरती पर चक्रवातों की भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जलवाष्प क्या होता है? ये जलवाष्प धरती से उड़ा हुआ पानी होता है जो हमारे वायुमंडल में आ जाता है। अब ये हमें दिखाई नहीं देता है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हमें दिख तो रहा ही नहीं है। बच्चों, वायुमंडल में जलवाष्प के दिखने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, आप इसको सर्दियों में देख सकते हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर से धुआं निकल रहा है। होता क्या है वास्तविकता में कि हमारे वायुमंडल ठंडा है, और हम जब सांस छोड़ते हैं, जो हमारी गर्म सांस होती है वो इस वायुमंडल में आके कंडेंस हो जाती है, तो दिखने लगती है। तो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में आर्द्रता है बच्चों। अगर हम एक अनुमान के अनुपात में बताएं तो 0 से लेकर 4% तक इसके आयतन में वायुमंडल में हमारे जलवाष्प मिलते हैं, और ये जलवाष्प
वर्षा और विभिन्न मौसम जलवायु संबंधी घटनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके छोटे प्रश्नों के रूप में कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ओज़ोन की विशेषता क्या है। बच्चों, हमने अपने चैप्टर में देखा कि हमारी धरती पर जो स्ट्रेटोस्फीयर है, समतापमंडल है, उसके ऊपरी भाग में 25 से 30 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर ओज़ोन मिलती है। ओज़ोन होती है O3। O3 क्या होता है बच्चों कि जब भी हमारी धरती पर, जब हमारी धरती शुरुआत में बनने लगी तो सूर्य की परावैंगनी किरणें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक नए तरह का केमिकल कंपाउंड बनी जिसको O3 कहते हैं। ये O3 धरती पर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है और ये सुरक्षा कवच धरती पर आने वाली परावैंगनी किरणें जो जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं उनको अवशोषित करता है और उनको धरती पर आने से रोकता है। ये जो ओज़ोन है इसको हम डॉब्सन यूनिट के रूप में नापते हैं। डॉब्सन यूनिट इसकी इकाई होती है नापने की, और ये जिस स्तर पे मिलती है बच्चों, वहाँ बहुत समय से ऐसे बहुत सारे हम केमिकल कंपाउंड यूज़ कर रहे थे जिनके कारण वो डिग्रेड हो रही है और एक चिंता का विषय थी, आज भी चिंता का विषय है। और हम इस ओज़ोन के कारण ही देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारे यहाँ तापमान है उस पर नियंत्रण है और बहुत सारी परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेता है जिसके कारण यहाँ जीवन अच्छा रह पाता है। तो ओज़ोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज़ को एब्जॉर्ब करती है जिसके कारण इस क्षेत्र का तापमान और समतापमंडल की तुलना में ऊंचा होता है और ये प्राकृतिक कारकों द्वारा ही बनी है और बड़ी ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में धरती के लिए जानी जाती है। एक छात्रा ने पूछा है कि ट्रोपोस्फियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बच्चों, हमारे वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो ट्रोपोस्फियर है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी परत के ऊपर धरती के ऊपर ही ये परत है और हम सब इसी परत में सांस लेते हैं। हमारे आजू बाजू जो भी हम घटनाएं देखते हैं मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी, वो सारी की सारी इसी मंडल में होती हैं, इसीलिए इसको मौसम मंडल भी कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ गतिशील ये मंडल है और हम भी यहीं रहते हैं तो जाहिर सी बात है हम इस मंडल पे सबसे ज़्यादा आश्रित हैं, सबसे ज़्यादा निर्भर हैं, सबसे ज़्यादा इसका हम पर प्रभाव पड़ता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं बच्चों। जैसा मैंने एक बताया कि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं मिलती हैं। पहली बात, यहाँ हमेशा ट्रबुलेंस रहता है, कन्वेक्टिव करंट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धरती के पास ये है, धरती गर्म होती है तो ये गर्म होती है और इसमें वर्टिकल मूवमेंट होती है, ज़मीन से ऊपर की तरफ हवा गर्म होकर उठती है जिसको कन्वेक्टिव करंट्स कहते हैं। ये कन्वेक्टिव करंट्स यहाँ चलती है तो इसको कन्वेक्टिव स्फीयर भी कई बार कहा जाता है, संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम इसकी विशेषताओं की और बात करें तो इसकी एक और जो मूल विशेषता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये इसकी एक और विशेषता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के कम होने को हम नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ताप ह्रास की दर कहते हैं। ये दर बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। हमारी धरती के पास जो वायुमंडल है वो गर्म है और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वो ठंडा होता जा रहा है, इससे ये पता चलता है। इसके अलावा यदि हम ट्रोपोस्फियर की खास बातें करें तो यहाँ पर बहुत सारे बादल बनते हैं, वर्षा होती है, चक्रवात आते हैं, तो जिनका सीधा संबंध जलवायु के निर्धारण में पड़ता है। तो जलवायु का निर्धारण भी ट्रोपोस्फेरिक जो इवेंट्स हैं उनके कारण ही होता है। तो इस तरह बच्चों ट्रोपोस्फियर एक महत्वपूर्ण परत है जो धरती पर मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारी भारी गैसें जितनी भी हैं वो सभी धरती के पास हैं और वो सभी ट्रोपोस्फियर में ही मौजूद हैं। तो बच्चों इस तरह आपके जो प्रश्न आए वो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपके कोई प्रश्न बच गए हैं तो आप फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इनका समाधान किया जाए। अब रही बात बच्चों के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से, यदि आप देखें तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार प्रश्न आता है कि एक्सप्लेन ओरिजिन
इवोल्यूशन एंड द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। या बहुत बार प्रश्न आता है कि वायुमंडल क्या होता है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। तो उसमें आपको उसके कि वायुमंडल क्या है थोड़ी विशेषताएं बताते हुए उसकी परतों का जिक्र करना है। बच्चों परतों के जिक्र करते समय आपको एक चित्र जो है आपकी किताब में भी दिया हुआ है, ये पक्का बनाना है। आप इसको देखें, ये वाला चित्र है, ये चित्र आपको बनाना है जिससे एक्सप्लेनेशन में आपको मदद मिले और आप अच्छे अंक हासिल कर पाएँ। तो इस तरह बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, न केवल आपके एग्ज़ाम के लिए बल्कि सामान्य ज्ञान के रूप से भी। आप जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इस सेगमेंट से कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पे बहुत बार प्रश्न आते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। कोशिश करें कि आप पूरा समझें। यदि अभी भी आपके कोई प्रश्न बचते हैं तो आप एक बार वीडियो देखें, चैप्टर पढ़ें, आपको जो नोट्स अप्लाई किए गए हैं PDF के रूप में उनको पढ़ें, और फिर भी यदि संख्या रह जाती है, किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, तो आप फिर से व्हाट्सएप से सवाल पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।